डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सेंटेंस और इसके काइंड्स के बारे में पढ़ाऊंगा। सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स या टाइप्स। सेंटेंस के जनरली 5 टाइप्स होते हैं या 5 काइंड्स होते हैं। सेंटेंस है इट्स 5 काइंड्स। पहला काइंड्स होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसको कहते हैं साधारण कथन वाले वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस तीसरा होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और फिफ्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। पहला सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम साधारण कथन वाले वाक्य कहते हैं। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तीसरा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आज्ञासूचक वाक्य। फोर्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको कि हम विस्मयबोधक वाक्य कहते हैं। फिफ्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको कि हिंदी में हम इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे असर्टिव सेंटेंस कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस साधारण कथन वाले वाक्य। साधारण वाक्य, साधारण वाक्य। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए किस तरह से ये होता है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एक साधारण कथन वाले वाक्य का सामान्य स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है हमेशा असर्टिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल सीता इज अ डॉक्टर। यहाँ पता चल रहा है कि सब्जेक्ट है हमारा सीता, जिसकी बात हो रही है वो है सीता सब्जेक्ट। वर्ब है यहाँ इज। इज यहाँ पर एज ए वर्ब आया है और अ डॉक्टर यहाँ नाउन है और ये ऑब्जेक्ट भी है। तो यहाँ पर सीता इज ए डॉक्टर। राम इज माई फ्रेंड। यहाँ पर राम सब्जेक्ट है, इज यहाँ पर वर्ब है। यहाँ पर हमने देखा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ये इज, आर, एम, ये हमारी प्रेजेंट की वर्ब होती है। प्लूरल सब्जेक्ट होने पर वर्ब भी प्लूरल आती है। वी के साथ ये नहीं आएगा, वी के साथ आर आता है। वी आर फ्रेंड्स। यहाँ पर सब्जेक्ट है वी और वर्ब है आर और फ्रेंड्स। यहाँ पर ऑब्जेक्ट। इस तरह हमें समझ में आएगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सेम इसी तरह इसका एक और स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर हमने देखा इज, आर, एम, वॉज, वर। यहाँ हैज, हैव, हैड भी आ सकता है। आई हैव 2 पेन्स। मेरे पास 2 कलम है। यहाँ पर वर्ब जो है हैव एज ए वर्ब आया है। सी हैज अ कार। उसके पास एक कार है। सी हैज अ कार। यहाँ हैज वर्ब है, सी सब्जेक्ट है।
अभी हमने देखा यहाँ इज आर एम हैज हैव हैड वगैरह वो एज ए मेन वर्ब आ रहा है। इसका एक और स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो इज आर एम हैज हैव हैड वाज वर्ब हमारा मेन वर्ब के रूप में आ रहा था पिछले सेंटेंसेस में, लेकिन यहाँ पर वो एज अ हेल्पिंग वर्ब आएगा तो उसके साथ कोई मेन वर्ब भी अवश्य आएगी। अगर इज आर एम वाज वर्ब हैज हैव हैड अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है तो उसके साथ मेन वर्ब अवश्य आएगी। यू आर प्लेइंग चेस, यू आर प्लेइंग चेस। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि सब्जेक्ट हमारा यू है और वर्ब हमारी आर है और वर्ब हमारी प्लेइंग है। दो वर्ब हमें दिखाई दे रही है यहाँ पर, आर और प्लेइंग। वर्ब में आईएनजी लगा होता है उसे जिरेंट कहते हैं। आर प्लेइंग, आर भी वर्ब है और प्लेइंग भी वर्ब है, बट यहाँ आर जो आया है एज ए हेल्पिंग वर्ब आया और मेन वर्ब यहाँ प्लेइंग वर्ब आया और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। दिस गर्ल was singing, यहाँ पर हमें दिख रहा है सब्जेक्ट हमारा है दिस गर्ल इज सब्जेक्ट और वर्ब जो आई है हमारी was और सिंगिंग भी हमारी वर्ब है। लेकिन यहाँ जो was आया है, यहाँ was जो आया है was हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ब आया तो was इज हेल्पिंग वर्ब एंड सिंगिंग इज आवर मेन वर्ब। सब्जेक्ट इज दिस गर्ल was singing, यह लड़की गा रही थी, यानी पास्ट कंटिन्यूस का एक वाक्य था। शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। यहाँ पर हैज एज अ हेल्पिंग वर्ब है और कंप्लीटेड मेन वर्ब है। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसमें हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर मैंने बताया। सब्जेक्ट अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी एज ए हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, इज आर एम वाज वर्ब हैज हैव हैड, तो इसके साथ मेन वर्ब अवश्य आएगी। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है असर्टिव सेंटेंस का। और असर्टिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ assertive sentence, assertive sentence। एक होता है affirmative sentence, affirmative sentence and other is negative sentence, negative sentence। नाम से पता अफर्मेटिव, इसमें अफर्मेशन पाया जाता है, इसमें निगेशन। अफर्मेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों में सकारात्मक सूचना मिलती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिन वाक्यों में सकारात्मक सूचना मिलती है उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इज राइटिंग, वह लिख रही है। यहाँ पर ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। सी इज नॉट राइटिंग, वह नहीं लिख रही है। ये नकारात्मक या नेगेटिव सेंटेंस है। जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है, नेगेटिव इंफॉर्मेशन, वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। असर्टिव के ही दो पार्ट हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। इनमें वर्ब के बाद नॉट लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है। नॉट कभी अकेला नहीं आता, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। हेल्पिंग वर्ब इज आर एम वाज वर्ब हैज हैव हैड, इनके बाद नॉट लगाए तो वो नेगेटिव सेंटेंस होता है।
ये हमने बताया आपको असर्टिव सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो वाक्य प्रश्न पूछने के लिए बनाए जाते हैं, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है, उन वाक्यों को इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। इन विच सेंटेंस क्वेश्चन इज आस्क्ड, समथिंग इज आस्क्ड इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल ये भी दो प्रकार से बनाए जाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ करके। फॉर एग्जाम्पल आर यू राइटिंग अ लेटर। यहाँ हम पूछ रहे हैं क्या आप पत्र लिख रहे हैं, आर यू राइटिंग अ लेटर। यहाँ आर वर्ब जो है स्टार्टिंग में आई है एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज इन स्टार्टिंग। तो यहाँ पर ये क्या का सेंस देता है। कोई भी हेल्पिंग वर्ब प्रारंभ में आती है, उसके बाद सब्जेक्ट होता है, तो हमेशा क्या का भाव देता है। उसमें क्या की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। जब क्या अगर वाक्य के प्रारंभ में हो तो उसको बनाते समय, ट्रांसलेट करते समय हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, फिर उसका सब्जेक्ट आता है। यहाँ ये सब्जेक्ट है और ये हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगी हुई है तो समझ जाइए कि वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह का हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस, ये नेगेटिव भी हो सकता है इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया, नहीं भी हो सकता है एंड नॉट लगाया तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो जाएगा, प्लस वर्ब या मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इनमें क्वेश्चन मार्क अवश्य लगता है। डू यू लाइक सिंगिंग, क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक सिंगिंग, क्या तुम गाना पसंद करते हो। डू यू लाइक सिंगिंग, क्या तुम गाना पसंद करते हो। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है स्टार्टिंग में आई है डू वर्ब, तो ये क्या का सेंस देगी, डू। इसके बाद सब्जेक्ट आया, फिर मेन वर्ब आई, डू यू लाइक सिंगिंग। ये जीरेंड होता है, वर्ब में आईएनजी लगा हो, क्या तुम गाना पसंद करते हो, और इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। डू ये प्रारंभ में लगा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहा जाता है, जिसमें डू या डज पहले आता है। हैव योर फ्रेंड्स singing, have your friends sung a song in the party, क्या आपके मित्रों ने पार्टी में गाना गाया है। हैव योर फ्रेंड्स संग ए सॉन्ग, क्या आपके मित्रों ने पार्टी में गाना गाया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें हैव से शुरू है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि हमने बताया हेल्पिंग वर्ब हैव है, सब्जेक्ट हमारा योर फ्रेंड्स है, इसमें नॉट नहीं है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म इसलिए लगाई हुई है प्रेजेंट परफेक्ट है, अ सॉन्ग इन द पार्टी। तो ये हमारा था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक तरह का हमने बताया आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर भी बनते हैं। इसके अलावा इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड से शुरू होकर, WH वर्ड से मतलब है हम क्वेश्चन वर्ड को स्टार्टिंग में लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। QW का मतलब है क्वेश्चन वर्ड, जैसे व्हेन माने कब, वेयर मतलब कहाँ, हु मतलब कौन, व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर हम सेंटेंस देखते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। Where do
यू स्टडी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वर्ड है वेयर, डू हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है यू और स्टडी है हमारी मेन वर्ब। हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तुम यह समस्या कैसे हल कर सकते हो। हाउ कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, हाउ इज क्वेश्चन वर्ड, कैन एज ए हेल्पिंग वर्ब आया है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता है, यू सब्जेक्ट है, सॉल्व मेन वर्ब है, दिस प्रॉब्लम हमारा ऑब्जेक्ट है। इस तरह हमने देखा इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा हु से स्टार्ट होकर कुछ अलग तरह से बनता है सेंटेंस। हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। हु टीच यू, ये अलग तरह का सेंटेंस है, इसमें हु के बाद कोई वर्ब हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन ये प्रेजेंट डेफिनिट का टेंस है, पास्ट में भी बनता है इस तरह से। हु हेल्प्ड यू, किसने तुम्हारी मदद की। हु हेल्प्ड यू, इसमें हु के बाद क्वेश्चन वर्ड, हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं आई है, हु क्वेश्चन वर्ड है लेकिन इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं आई है। हु हेल्प्ड यू, किसने तुम्हारी मदद की। ये थोड़ा अलग डिफरेंट तरह का आपने स्ट्रक्चर देखा, इसमें हु के बाद कोई हेल्पिंग वर्ड नहीं आई है। इस तरह के भी सेंटेंस बनते हैं। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब हमारा तीसरा टाइप था इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, सलाह, प्रार्थना, निषेध आदि का भाव प्रकट होता है, इन्हें हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जनरली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से प्रारंभ होते हैं, जनरली ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ओपन द डोर यानी दरवाजा खोल दो। एक तरह का ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है। ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो। हेल्प योर फ्रेंड्स, अपने मित्रों की मदद करो। ये एक तरह का सुझाव दिया जा रहा है, हेल्प योर फ्रेंड्स। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं जनरली, इन कभी कभी नहीं भी होते हैं, तो ऑलवेज वगैरह से भी ये शुरू हो जाते हैं। ऑलवेज, प्लीज, काइंडली से भी ये शुरू हो जाते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज वॉक टू द राइट साइड ऑफ द रोड, सदैव सड़क के बाईं ओर चलो। ऑलवेज वॉक टू द राइट साइड ऑफ द रोड, रास्ते पर सही ओर चलो। यहाँ पर हमने देखे इंपरेटिव सेंटेंस, ये जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। अब इंपरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में भी होते हैं, तो इन्हें डू नॉट या नेवर से भी बनाया जाता है। डू नॉट लगाकर, डू नॉट टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो, यहाँ इसका मतलब कभी से नहीं हो, केवल मत से होगा। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। डू नॉट प्लग फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। डू नॉट प्लग फ्लावर्स। नेवर मिसबिहेव विद अदर्स,
दूसरों के साथ कभी दुर्व्यवहार मत करो, मिसबिहेव मत करो। नेवर मिसबिहेव विद अदर्स। यहाँ नेवर कभी मत या कभी नहीं। नेवर ट्रैवल विदाउट ए टिकट, विदाउट अ टिकट, बिना टिकट के कभी यात्रा मत करो। तो ये नेवर से शुरू होके कभी मत का सेंस देते हैं और डू नॉट से मत या नहीं का सेंस देते हैं। इसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंस लेट से भी बनते हैं। लेट का एग्जांपल देख लीजिए। लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो। लेट हर सिंग, उसे गाने दो। इसमें हिंदी में जनरली ने दो लास्ट में लगा होता है, लास्ट में ने दो वर्ड आता है हिंदी में। उसे गाने दो, मुझे अब जाने दो। लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। इसके अलावा इंपरेटिव सेंटेंस लेट अस से भी बनते हैं, जिसमें वो आओ या चले का भाव प्रकट करते हैं। लेट अस डांस, लेट अस डांस टुगेदर, लेट अस डांस टुगेदर, आओ साथ में नृत्य करें। लेट अस डांस टुगेदर। लेट अस गो टू सी सिनेमा, आओ सिनेमा देखने चलें। लेट अस ज्वाइन दी पार्टी, आओ पार्टी को ज्वाइन करें या आओ पार्टी में शामिल हो। इस तरह हमने इंपरेटिव सेंटेंस समझा। आई होप कि समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आगे के वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप आगे का नया वीडियो भी आप देख सकें और इसके बारे में कंप्लीट नॉलेज ले सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको पहले वीडियो में सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने सब्जेक्ट के बारे में आपको समझाया था। आज हम सब्जेक्ट वो सेंटेंस के दूसरे पार्ट प्रेडिकेट के बारे में समझाएंगे। सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में हमने आपको बता दिया था। सब्जेक्ट के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। जनरली के 2 पार्ट होते हैं, क्वालिफायर और मेन वर्ड। फिर हम उसमें क्वालिफायर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। वर्ब, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वहाँ से हमारा प्रेडिकेट शुरू होता है। सब्जेक्ट वहीं पे खत्म हो जाती है जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है, जहाँ से वर्ब स्टार्ट होती है वहाँ से प्रेडिकेट शुरू होता है। वर्ब यानी क्रिया। वर्ब वह होती है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है। वर्ब इज अ वर्ड व्हिच टेल्स समथिंग अबाउट पर्सन और थिंग। इसका दूसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। अदर पार्ट इज ऑब्जेक्ट, यानी हिंदी में इसको कहते हैं कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। कर्म ऑब्जेक्ट हमारा 2 प्रकार का होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट का कंप्लीमेंट। इसके नाम से पता चल रहा है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। कंप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक। इस तरह 3 पार्ट होते हैं प्रेडिकेट के, वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। वर्ब, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। यहाँ पर हमने अभी बताया था ऑब्जेक्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। अब 2 पार्ट्स में एक पार्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनको कैसे पहचानेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो सजीव के लिए आता है, जनरली ये सजीव थिंग के लिए आता है, एनिमेट थिंग्स के लिए आता है। और जो डायरेक्ट आता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए या थिंग्स के लिए आता है, अर्थात निर्जीव के लिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव के लिए आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव के लिए आता है। इसके बाद आता है कंप्लीमेंट यानी पूरक, जो वाक्य अर्थ को या भाव को पूर्ण करता है, तो उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हम कहें सी अपॉइंटेड, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। सी अपॉइंटेड मॉनिटर, यानी उसने मॉनिटर नियुक्त किया। तो यहाँ पर मॉनिटर जो हो गया वो कंप्लीमेंट हो जाएगा, यानी इसके भाव को अर्थ कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, इसलिए इसको कंप्लीमेंट कहा जाता है। इस तरह प्रेडिकेट को हम जनरली इतने पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पर हमारा पहले दे रखा वर्ब, वर्ब यानी क्रिया जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताती है, उसको हम वर्ब कहते हैं। वर्ब क्या होती है? जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताए, उसको हम वर्ब कहते हैं। अब वर्ब हमारी इसमें हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है वो, और हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा कोई ना कोई मुख्य क्रिया भी आएगी। इन कभी कभी मुख्य क्रिया मेन वर्ब की तरह भी आती है, तब हम उसको वर्ब ही कहेंगे, तब वो मेन वर्ब का काम करती है। तो यानी ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, उसके बाद मुख्य क्रिया भी हो सकती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद कंप्लीमेंट। अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। You writes, you write, you write यानी आप लिखते हैं या तुम लिखते हो। इसमें सब्जेक्ट है, साफ दिख रहा है यू। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, या किसके द्वारा कुछ हो रहा है? वो करने वाला, वो डूअर, वो सब्जेक्ट, ये हमारा कौन है? यू, यानी तुम लिखते हो। तो यहाँ पर तुम कौन काम कर रहा है? यहाँ पर तुम यानी यू। यहाँ पर सब्जेक्ट, इसके बाद हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट हमारा है राइट, बट दिस जो ये हमारा प्रेडिकेट है वो एक सिंगल वर्ड है, वो सिंगल वर्ड है। अब जो हमारा प्रेडिकेट है वो सिंगल वर्ड है और वो भी है राइट। अब ये जो सिंगल वर्ड है इससे पता चला ये क्रिया है, दिस इज वर्ब। ये हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या है? हमारा क्रिया है, ये हमारा क्रिया है। अब हमने प्रेडिकेट बताया आपको राइट, इसमें वर्ब है हमारी राइट। अब ये वर्ब के फॉर्म में था। अब हम और एग्जांपल देखते हैं। यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा यू, सब्जेक्ट है हमारा यू। यहाँ पर प्रेडिकेट है हेल्प मी, प्रेडिकेट है हेल्प मी। अब यहाँ हमें टू वर्ड दिखाई दे रहे हैं, हेल्प और मी। इसमें हम क्रिया जो है, एक्शन वर्ड जो है वो है हेल्प। एक्शन वर्ड क्या है इसमें? हेल्प। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेल्प दिखाई पड़ रही है। अब हम, ये है वर्ब, वर्ब है हमारी हेल्प। और हमें यहाँ पर एक और वर्ड दिख रहा है, वह किसकी हेल्प करता है? तुम किसकी हेल्प करते हो? मेरी, यानी मी है इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी। इसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इसमें सिंगल ऑब्जेक्ट था और ये सिंगल वर्ब थी, यानी मी हमारा ऑब्जेक्ट है, हेल्प हमारी वर्ब है, लेकिन ये पूरा पार्ट प्रेडिकेट पार्ट है। ये दो हमने बहुत सिंपल से एग्जांपल समझे। अब हम इसके बाद एक और एग्जांपल समझते हैं। माई मदर gave me a pen, my mother gave me a pen। यहाँ पर सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है? यहाँ पर बात हो रही है माई मदर की, तो सब्जेक्ट है हमारा माई मदर, माई मदर। और सब्जेक्ट क्या कर रहा है यहाँ? गिव मी अ पेन। सब्जेक्ट के द्वारा जो कुछ कार्य किया जाता है वो प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट है
gave me a pen, ये यहाँ पर प्रेडिकेट है। अब प्रेडिकेट में कई सारे वर्ड दिखाई दे रहे हैं, gave me a pen, तो यहाँ पर वर्ब जो है, क्रिया जो है, मेरी माताजी मुझे एक कलम देती है, या क्रिया क्या है, गिव की सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है गिव। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा है मी आ पेन। अब यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, मी आ पेन, तो यहाँ पर सजीव क्या है, मी है, इज लिविंग थिंग, लिविंग थिंग है, तो कैसा ऑब्जेक्ट होगा ये, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने बताया था सजीव जो होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसको दिया है वो सजीव ही होगा। तो मेरी माताजी मुझे एक पेन देती हैं, तो मुझको किसको दिया है, मुझको, यानी जो लिविंग बीइंग को ही कोई चीज प्रदान की जाएगी, तो यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी। और अ पेन, साफ पता चल रहा है ये निर्जीव चीज है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया अ पेन, अ पेन। आई होप समझ में आ गया होगा ये प्रेडिकेट। ये था कुछ सेंटेंस के बारे में बेसिक नॉलेज। हम नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको शेयर अवश्य कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और लाइक भी जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, जिससे आप अपनी पढ़ाई को और भी इजी कर सकें। थैंक यू।